बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर 8 फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स को लेके चल रहे हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हम काफी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, डिटेल में आपको पढ़ाया था। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 एंड अगर आप बुक में देखें तो इसमें हमारे पास सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, सारी थ्योरी है, तो इसको बोर्ड पे लिखना ना जरा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं ये आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ। अपनी बुक सामने रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो सारी मार्क करवा दूंगा, ठीक है। इसको बुक से ही समझें, ज्यादा अच्छी से समझ आएगी। तो बेटे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमारा टॉपिक है जी पहले इंपॉर्टेंस ऑफ पोलराइजेशन। पिछले पेज पे इसकी हेडिंग मेंशन की गई है, तो यहाँ पे 5 हेडिंग्स है, इनको वन बाय वन देखते हैं। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। पहली है जी आपके पास ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स। ऑप्टिक्स लाइट को कहते हैं और फोटोनिक्स इमेज की बात करेंगे। तो इसमें वो कहता है पोलराइजेशन इज एसेंशियल फॉर एप्लीकेशन लाइक पोलराइज्ड सन ग्लासेस। यानी कि आप पोलराइजेशन का यूज करते हैं किसके लिए बेटे? पोलराइज सन ग्लासेस के लिए। एग्जांपल हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। अब पोलराइज सन ग्लासेस को पहले आप जरा समझें, ये आम ग्लासेस की बात नहीं हो रही जो आप आजकल देखते हैं ना, लाल पीले नीले काले, हैं जी। वो जिस तरह सा चश्मा आप पहनते हैं, वो बाकी बंदे भी आपको उसी तरह से लाल पीले नजर आने लग जाते हैं। दरख्त को देखते हैं, वो भी आपको लाल हरा नजर आने लग जाता है। जिस तरह का ग्लासेस होता है उसी तरह की वो चीज नजर आने लग जाती है। इसको आप पोलराइज सन ग्लासेस नहीं कहते। पोलराइज सन ग्लासेस जो होते हैं ये थोड़े महंगे होते हैं, इसमें कोई कलर नहीं चेंज होता, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है, ये याद रखिएगा। पोलराइज सन ग्लासेस कौन से होंगे? जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, बाकी ऑब्जेक्ट जो होगा वही आपको नजर आएगा, कलर जो होगा वही आपको दिखेगा, ठीक है ना। उसके बाद एलसीडी में भी इसका यूज करते हैं, ये भी पीछे आपको बताया था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, स्क्रीन। और लास्ट में आप एक और याद रख लें, एमसीक्यू में आ सकता है ना, तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में भी इसका यूज होता है। बस इतनी बातें आप याद रखिएगा। उसके बाद नंबर 2 पे है जी इमेज एंड माइक्रोस्कोपी। अब जाहिर सी बात है, आपने कोई पिक्चर लेनी है। अब अगर पिक्चर क्लियर नहीं है तो आप उसकी क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हो पोलराइजेशन का यूज करके, बस। तो ये देखें क्या कह रहा है पोलराइजेशन इनहेंस इमेज क्वालिटी। मतलब आपने एक इमेज ली, कोई फोटो शूट किया, अपनी पिक्चर ली, अब वो क्लियर नहीं आ रही, वो पिक्चर अपनी माइनर डिटेल खो चुकी है। आप चाहते हैं यार एचडी रिजल्ट नजर आए, बिल्कुल एक एक चीज वाजे हो जाए। तो फिर इस तरह आप पोलराइजेशन का यूज करके ना उसकी इमेज की क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। उसके बाद वो कहता है रिड्यूसिंग ग्लेयर। यानी कि आपकी जो लाइट है ना, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा लाइट अगर आ रही है तो उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो। वो बेसिकली क्लियर है ना कि अनवांटेड लाइट जो है ना, जो इंटरफेयर कर रही है आपके देखने के अमल में, उसको आप वहां से रिड्यूस कर सकते हो पोलराइजेशन का यूज करके। इसके लिए भी ये इस्तेमाल होती है। एंड इंप्रूविंग कंट्रास्ट। और अगर आप कंट्रास्ट इंप्रूव करना चाह रहे हैं, सेट करना चाह रहे हैं, जिस जो चीज जिस कलर की है वही आपको कलर दिखे, तो उसके लिए भी आप पोलराइजेशन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट में कहता है कि इन माइक्रोस्कोपी एंड मेडिकल इमेजिंग, इसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं इस फील्ड में। नंबर 3 पे आ जाए, कहता है मेडिकल एप्लीकेशंस। तो मेडिकल में भी इसका यूज करते हैं पोलराइजेशन का। किस तरह से? जैसे कैंसर डायग्नोसिस है, इसमें आप पोलराइजेशन का यूज करते हैं। इसी तरह से टिश्यू इमेजिंग है, उसमें आप इसका यूज करते हैं। आजकल सुनते हैं ना कि यार वो लेजर वाली सर्जरी आई हुई है, उसमें तकलीफ भी नहीं होती, सही है। तो वो लेजर सर्जरी में भी आप पोलराइजेशन का यूज कर सकते हैं। इस तरह लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या है? लिवरेजिंग। तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये क्या बला है। ये है जी इट इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट टिश्यू टाइप्स। डिफरेंट टिश्यू टाइप्स के दरमियान फर्क की जो एबिलिटी है उसको हम क्या कहते हैं? लिवरेजिंग कहते हैं। क्लियर है जी। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास क्या है जी? एस्ट्रोनॉमी। तो इसके अंदर भी बेटे पोलराइजेशन का यूज होता है। मतलब पोलराइजेशन हेल्प्स अस टू एनालाइज द कॉस्मिक फेनोमेना। तो जो कॉस्मिक फेनोमेना होता है उसको एनालाइज करने के लिए आप पोलराइजेशन की हेल्प लेते हैं। इसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि लाइक द पोलराइजेशन ऑफ द लाइट फ्रॉम द डिस्टेंस स्टार्स, स्टार से जो लाइट आ रही है, ठीक है, उसकी पोलराइजेशन के लिए। और फिर ये भी आप बता सकते हैं, जिस तरह आप क्लास 10th में पढ़ के आ रहे हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है, इसके पीछे नहीं जाना अभी, सिर्फ ये आप शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखते जाए। अगर ये पता लगाने लग जाएंगे ना, बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन किस तरह से आती है, कहाँ पे पैदा होती है, कितना इसका लेवल होता है, ये सारी चीजें फिर बड़ा टॉपिक अलग बन जाएगा। वो फिर आपको क्लास 10th में भी जाना पड़ेगा और फिर आगे क्लास 12th में भी ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इस हद तक इन बातों को याद रखते जाए, ठीक है, शॉर्ट में ही आएगा ये। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है? मिसलिनियस फील्ड, जिसके अंदर ये सारी चीजें आप मेंशन कर रहे हैं। देखें, पोलराइजेशन हैज इंपॉर्टेंस ऑफ द मिसलिनियस फील्ड सच एज ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स, इमेजिंग एंड माइक्रोस्कोपी, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इनमें भी आप इसका यूज करते हैं पोलराइजेशन का। उसके बाद लास्ट में वही चीज ऊपर बता के कम्युनिकेशन सिस्टम एटसेट्रा।
तो इसके अंदर वही 4-5 आप मेंशन कर देंगे। इसके अलावा भी इसकी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन बस जितनी बुक में है वो आप डिस्कस करेंगे। अब है हमारा मेन शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और वो है टू मेन एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन। ये आपका बेटे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यहां से ये आ सकता है। इसकी दो एप्लीकेशंस हैं पोलराइजेशन की मेन। नंबर वन आपके पास क्या है, स्काई फोटोग्राफी, और नंबर टू पे बेटे क्या है नीचे, स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ मटेरियल्स। ठीक है जी। तो पहले हम देखते हैं स्काई फोटोग्राफी को। बहुत ही आसान है, जितनी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं सिर्फ उतनी ही तैयार करें, क्योंकि आपके इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक थोड़ा सा अलग किस्म का है। तो कहते हैं अ कैमरा विच इज यूज टू फोटोग्राफ द क्लाउड्स इज फिटेड विद अ पोलराइड। यानी कि जब आप अपने कैमरे से आसमान पे बादलों की पिक्चर लेते हो, फोटो शूट करते हो, बादलों का फोटो लेते हो, विद इज फिटेड विद अ पोलराइड, यानी कि उस कैमरे के साथ आप पहले फिट करते हो पोलराइड को। कोई डिस्क पोलराइड जो है ना आप फिट कर देते हो। क्यों फिट करते हो? ताकि वो जो बादलों की इमेज है ना वो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आए। आगे कहता है द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्काई, यानी कि जो आसमान से लाइट आ रही है बाय द पोलराइड, पोलराइड की वजह से वो क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको इमेज क्या आएगा बेटे, क्लियर नजर आएगा। अच्छा, अब वो यहाँ पे थोड़ा सा बताएगा कि अगर इमेज क्लियर नहीं है तो आप फिर किस तरह से इमेज को क्लियर कर सकते हो, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन देगा। कहते हैं इन स्काई फोटोग्राफी, सही है, स्काई फोटोग्राफी के लिए यानी कि जब आप आसमान पे बादलों की फोटो शूट करते हो, पिक्चर लेते हो, polarizers are used to reduce the glare and haze which are produced by the scattering of light by small particles of the molecules present in the atmosphere। वो कहता है अब एटमोस्फेयर में ना जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स मौजूद है, हवा के पार्टिकल्स मौजूद हैं, वाटर के पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो उन स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से ना लाइट की जो स्कैटरिंग हो जाती है, उसकी वजह से वो कहता है आपके पास जो ग्लेयर है वो प्रोड्यूस हो जाता है, या कह लें कि हेज, यानी कि जो धुंधलापन आ जाता है, पिक्चर क्लियर नजर नहीं आती। ठीक है, तो इस तरह से जैसे स्मोक होती है फॉग टाइप का, वो उसको हेज बोलते हैं, या फिर ग्लेयर। तो उसको कम करने के लिए आप क्या करते हैं, पोलराइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पोलराइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप बादलों की पिक्चर लेके देख लें आम कैमरे से, वो आपको नजर आ जाएगी, वो क्लियर होगी एंड हीस होगी। ठीक है ना, वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आएगी। तो इस तरह से आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं इन दोनों चीजों को पोलराइजर का यूज करके। अच्छा जी, आगे कहते हैं पोलराइजर्स आल्सो इनहेंस द कंट्रास्ट। अब ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। वो कहता है पोलराइजर जो है ना ये बढ़ाते हैं क्या, कंट्रास्ट, बाय क्लॉकिंग द एक्सेसिव ब्राइट व्हाइट लाइट, यानी कि जितनी लाइट जरूरत होती है ना उससे जो ज्यादा होती है उसके लिए, और यहाँ पे कंट्रास्ट को वो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। आगे जो चीज कह रहे हैं ना वो जरा गौर से सुनिएगा। while allowing the other colors to pass through thus creating a brighter detailed image, जिसकी वजह से वो क्या कह रहा है, कह रहा है फिर वो कलर जो पास होते हैं उसकी वजह से उस पिक्चर पे हर एक चीज जो है ना वो आपको ब्राइट दिखती है, बिल्कुल क्लियर इमेज नजर आएगी। देखे ना, ब्राइटर डिटेल्ड इमेज, बिल्कुल उस इमेज पे हर चीज वाजे हो जाएगी। thus allows to improve overall image quality, तो फिर जिसकी वजह से जो इमेज की ओवरऑल क्वालिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। इसका मतलब हमारे लिए जब भी आपने आसमान पे बादलों की फोटो लेनी है तो उसके लिए आप कैमरे के आगे डिस्क लगा दें पोलराइड की, तो इसलिए पोलराइजर का यूज करेंगे तो फिर इमेज बहुत ही अच्छी आएगी और उस पर हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये था स्काई फोटोग्राफी। तो देखें 3-4 बातें हैं सिर्फ। पहली बात ये याद रखेंगे, सही है, दूसरी बात यहां से यहां तक ये याद रखेंगे, और फिर तीसरी बात यहां से यहां तक ये याद रखेंगे। ये 3 चीजें मैंने आपको समझा दी है। ले जी, उसके बाद सेकंड जो इसकी मेन एप्लीकेशन है पोलराइजेशन की, वो है बेटे स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ मटेरियल्स। अब इसमें स्ट्रेस टेंशन ना समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये कह रहा है कि इन मटेरियल्स साइंस पोलराइजर्स आर यूज्ड टू एनालाइज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन आपको पता है, सही है, ऑन मटेरियल सच एज प्लास्टिक मेटल्स एंड ग्लास। आप ग्लास ले लें, जो शीशे की बोतलें आप देखते हैं उसको ले सकते हैं, इस तरह मेटल्स आप कोई एग्जांपल ले लें, प्लास्टिक आप ले सकते हैं। तो इनके अंदर वो कहता है कि हमने स्ट्रेस को बेसिकली डिस्कस करना, एनालाइज करना ऑफ द मटेरियल, इन मटेरियल की स्ट्रेस को एनालाइज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पोलराइजर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब इनको एनालाइज करने के लिए किस तरह से पोलराइजर का इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है बेसिकली, वो आगे बात करेगा। व्हेन अ मटेरियल इज स्ट्रेस्ड, जब मटेरियल क्या होता है बेटे, स्ट्रेस्ड। अब स्ट्रेस का मतलब ये होगा
कोई भी आपके पास प्लास्टिक की चीज है तो उसको थोड़ा सा ऐसे दबा दें, हल्का सा, यानी कि जैसे ये है ना, अब ये तो जाहिर सी बात है प्लास्टिक नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ऐसे उस प्लास्टिक को थोड़ा सा ऐसे दबा दें, तो इसका मतलब अब वो ये मटेरियल क्या है, स्ट्रेस में है। तो इस पे जो आपको पैटर्न दिखेगा ना डिफरेंट कलर्स का, जब व्हाइट लाइट पड़ेगी तो वो डिफरेंट कलर्स का पैटर्न आपको शो होगा। उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे फ्रिंजेस बन गई हैं डिफरेंट कलर्स की, या कह लें बैंड बन गए हैं। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे वो समझाएगा। व्हेन अ मटेरियल इज स्ट्रेस्ड, अब पता चल गया ना कि मटेरियल को किस तरह से स्ट्रेस किया, कोई प्लास्टिक है, कोई मेटल है, कोई ग्लास है, उसको स्ट्रेस कर दिया। अब ग्लास होगा तो उसको तो ऐसे ऐसे दबा नहीं सकते ना, तो उसके ऊपर कोई चीज रख देंगे। जब उसके ऊपर कोई चीज रखेंगे फिर उसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ेगी तो देखिएगा उसके अराउंड जो है ना डिफरेंट कलर्स का पैटर्न आपको शो होगा, क्योंकि व्हाइट लाइट पड़ रही है ना। तो इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंजेस, देखें जैसे ही मटेरियल स्ट्रेस होगा तो मॉलिक्यूलर का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, हो सकता है कि आपको बजाहिर नजर ना आए कि यार इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ये तो वही का वही है, लेकिन बेटे इंटरनल स्ट्रक्चर जरूर चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूल इधर उधर जरूर हो गए होंगे जब आप उस मटेरियल को क्या करेंगे, स्ट्रेस करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, बातें गौर से सुनेंगे तो समझ आएगी। अदरवाइज ये कहेंगे ना कि सर सामने आए फिर बताएं, फिर बेटे आप बैठे रहें, क्योंकि मैं यहां से एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूं। जरा कोशिश करेंगे आपको समझ अच्छे से आ जाएगी। अच्छा, अफेक्टिंग द वे इट इंटरेक्ट्स विद लाइट, अब देखिए वही बात कर रहा है कि जब आप किसी प्लास्टिक मटेरियल को या मेटल को या आप ग्लास को स्ट्रेस कंडीशन में लेके आएंगे तो उसके ऊपर फिर जब व्हाइट लाइट इंटरेक्ट करेगी, पड़ेगी, तो फिर क्या होगा, इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑन फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड, तो वहां पे आपको इंटरफ्रेंस का पैटर्न दिखेगा जो कि एक फ्रिंजेस बनाएंगी। जैसे आपको पीछे बताया था, फ्रिंजेस इस तरह के बैंड जिस तरह से बन जाते हैं, इनको फ्रिंजेस बोलते हैं। ठीक है ना, किसी भी शक्ल के आप बना सकते हैं। आर फॉर्म्ड विच इन टर्न गिव्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मटेरियल, तो फिर उन फ्रिंजेस को आप ऑब्जर्व करके ना उस मटेरियल के मुतालिक आप क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है जी। by shining polarized light through the transparent material and analyzing the changes in the light polarization, अब क्या क्या चीजें इससे डिटरमिन कर सकते हैं, उसमें आपने ये चार पॉइंट्स याद रखने हैं। पहले नंबर पे है डिटरमिन द मटेरियल स्ट्रेस पैटर्न, ये आप मटेरियल का स्ट्रेस पैटर्न आप डिटरमिन कर सकते हैं। उसके बाद नंबर टू पे है आइडेंटिफाई पोटेंशियल वीकनेस और डिफेक्ट्स, जाहिर सी बात है जब व्हाइट लाइट पड़ेगी और मटेरियल स्ट्रेस में है तो उसके ऊपर जो डिफरेंट कलर्स का पैटर्न आपको शो हो रहा है, फ्रिंजेस बन रही होंगी, तो यही आपके पास डिफेक्ट ऑफ कलर्स जो है ना, ये फेनोमिना, ये टेक्निक क्या कहलाती है, फोटो इलास्टिसिटी। ये एंड पे बात करेगा यहाँ पे, ये सिर्फ अभी मैंने यहाँ पे लफ्ज यूज किया है ना उसने, तो मैंने फौरन से आपको बात बता दी है, लेकिन आगे ये आ जाएगा। तीसरे नंबर पे जो है ना वो है एनालाइज द मटेरियल्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, सही है, मटेरियल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को भी आप एनालाइज कर सकते हैं। और उसके बाद जाहिर सी बात है नंबर फोर पे जो चीज बताई जा रही है वो है अंडरस्टैंड हाउ द मटेरियल विल बिहेव अंडर डिफरेंट कंडीशंस, दिस टेक्निक इज नोन एज फोटो इलास्टिसिटी। सिंपल यही याद रखें, तो जो बातें वो यहां पे कर रहे हैं ना कि इन चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है उसी को हम क्या कहते हैं, फोटो इलास्टिसिटी कहते हैं। क्लियर है जी। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, शॉर्ट में आ सकती है। बस टॉपिक ये खत्म हो गया बेटे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी 8.6 ग्रेविटेशनल वेव। फर्स्ट हाफ चैप्टर फिजिकल ऑप्टिक्स, जिसमें हमने पोलराइजेशन को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, और अब नेक्स्ट हाफ है ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। यहां से एमसीक्यूज और शॉर्ट पक्के आपके पेपर में आएंगे। थ्योरी को रीड आउट करना बेटे बहुत जरूरी है, जब तक आप थ्योरी को रीड आउट नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, एमसीक्यूज शॉर्ट निकालेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट लाइंस को मार्क नहीं करेंगे, तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। और इस टॉपिक के अंदर ना कुछ चीजों की तरतीब आगे पीछे है, जो चीजें उसको पहले बतानी चाहिए वो बाद में बता रहा है, जो बाद में बतानी चाहिए वो पहले बता रहा है। ये देखें सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शॉर्ट आपको इंशाल्लाह यहाँ से मार्क करवा दूंगा। इतनी ज्यादा थ्योरी बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए टॉपिक मैं आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ, और बुक से ही ये आपको 100% क्लियर होगा। ये देखें सारी इंपॉर्टेंट चीजें, सारी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सही है ना। तो ये टॉपिक इधर से इंशाल्लाह आपको 100% क्लियर करवा देंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। और हो सकता है स्टार्ट जब हम लें तो आपको हो सकता है कि टॉपिक समझ ही ना आए, आपको पता ही ना चले कि इस टॉपिक में हमने पता नहीं क्या करना है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। लेकिन जब आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे ना, तब आपको पता चल चुका होगा कि भाई इस टॉपिक के अंदर ये कुछ बताया जा रहा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन थी। बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह फिर आपको क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट में थोड़ी सी मुश्किल होगी, आपने भागना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, बैठे रहना है, गौर से मेरी बातें सुननी है। जैसे ही आप एंड पे पहुंचेंगे ना, फिर आपको पता चल चुका होगा कि यार ये टॉपिक तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही है, यहाँ पे अच्छे खासे एमसीक्यूज हैं।
ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीजें उसको पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन वो एंड पे आके बता रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ तरतीब थोड़ी आगे पीछे है, लेकिन आप जब एंड पे पहुंच जाएंगे ना, फिर आपको पता चल चुका होगा कि यार इसके अंदर ये कुछ कहा जा रहा है। ठीक है ना बेटे? तो इसीलिए वीडियो कंप्लीट देखनी है, सारी बातें गौर से सुननी है, फिर इंशाल्लाह आपका टॉपिक ये 100% आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब मुझसे कोई बच्चा अगर ये कहना सर जी मैंने ये 3 पेजेस ना तैयार नहीं करना है, मुझे सिर्फ बता दें कि इन 3-4 पेजेस के अंदर ना क्या कुछ कहा जा रहा है, सिर्फ मुझे रिजल्ट निकाल के दे, 2-3 लाइनों में ना बयान करें कि इन 3 पेजेस के अंदर क्या कुछ कहा जा रहा है, थीम बना के दें। तो बेटे फिर याद रख लें, अगर आप इन 3 पेजेस का थीम बनाना चाहते हैं ना रिजल्ट, तो वो यहां से यहां तक है। जिस बच्चे को इन 3 लाइंस की समझ आ जाए ना, जो इन 3 लाइंस का पता कर लेगा ना, ऐसे समझो उनको ये 3 पेजेस का सारा पता चल गया कि इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। अब सिर्फ इसको रट्टा नहीं लगा लेना कि चले जी सर ने कहा बस ये 3 लाइनें तैयार करनी है, नहीं 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 नहीं, इसको समझना है। यहां तो उसने सिर्फ बात को क्लोज करके लिख दी है, लेकिन ये समझ आपको तब आएगी जब आप ये 3 पेजेस पूरे के पूरे तैयार करेंगे, या कह लें कि इसको समझ लेंगे। तब आपको पता चल चुका होगा कि यार अच्छा इन 3 लाइंस का मतलब ये है। तो इसीलिए हो सकता है शुरू में कुछ चीजें आपको समझ में ना आए, लेकिन आपने मेरे साथ साथ चलना है, टॉपिक एंड होने दें, उसके बाद मैं गारंटी देता हूं आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। पता चल चुका होगा कि यार बहुत ही आसान टॉपिक था, ठीक है ना, ये कुछ बयान किया जा रहा है। तो बेटे फिर स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स, डेफिनेशन अगर आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, या वो ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में शॉर्ट में पूछ ले, तो फिर आपने यहां से यहां तक ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, ये आपने लाजमी लिखना है, ये इंपॉर्टेंट अपनी बुक के ऊपर मार्क कर ले। क्या कहता है? कहता है अ ग्रेविटेशनल वेव इज अ स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ अ स्पेस टाइम। बस बात ही खत्म, कि स्पेस टाइम की कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग जो है ना, ये क्या है? ग्रेविटेशनल वेव। छोटी सी डेफिनेशन, छोटी सी लाइन, लेकिन इसको समझे कौन? तो इसकी सारी आगे एक्सप्लेनेशन है, वो समझ लें, फिर इस लाइन का मतलब भी आपको पता चल चुका होगा। ठीक है ना? तो स्पेस टाइम की जो कंप्रेसिंग है या फिर स्ट्रेचिंग है, वो है बेटे ग्रेविटेशनल वेव, एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय मेजरिंग द चेंज इन लेंथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन अगर लेंथ में चेंज को मेजर कर लिया जाए, तो फिर ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व किया जा सकता है। दो ऑब्जेक्ट आप कोई से भी ले लें, सपोज करें एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पे है, सही है, इन दोनों के बिटवीन ओरिजिनल लेंथ क्या है? एल। अब जब उस लेंथ में चेंज आएगा, तो उस लेंथ में चेंज को अगर आप मेजर कर लेते हैं, तो फिर ग्रेविटेशनल वेव को भी आप ऑब्जर्व यहां पे कर सकते हैं। अब सर जी लेंथ में चेंज कैसे आ गया? एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पे है, ऑब्जेक्ट ने तो आगे पीछे मूव ही नहीं किया, तो जो ओरिजिनल लेंथ है वही लेंथ ठहरी है, तो लेंथ में चेंज तो आया नहीं। भाई क्यों नहीं आया? जब आप इन दो ऑब्जेक्ट को स्पेस में आके प्लेस करेंगे, तो स्पेस में थोड़ी बहुत हलचल नहीं मचेगी? हलचल तो मचेगी। वो जो हलचल मचेगी ना, वहीं पे ग्रेविटेशनल वेव होगी। वो आपको दिखेंगी नहीं, वो आपको अभी फील नहीं होंगी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि आप दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करें और उसकी वजह से यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हो जाए, आप उनको ऑब्जर्व कर लें। ये इतना आसान नहीं है। सदियां, कई कई 100 साल लग गए यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करने हुए, अब जाके ये 2015 में ऑब्जर्व किया, या कह लें कि ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया गया। वो आगे हम बात आपको बताएंगे, अभी सिर्फ ये जहन में रखें। ठीक है जी? मेरा ख्याल है कि इन 2-3 लाइनों का मतलब आपको कुछ ना कुछ क्लियर हो गया है। आगे चलें, इंशाल्लाह और मजीद क्लियर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल वेव्स आर एक्चुअली, अब देखें, कहते हैं एक्चुअली में ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, उसके बारे में आप बात करेगा। या बनती कैसे हैं, कैसे आती हैं, कैसे हम इनको फील कर सकते हैं, कहां पे होती हैं, सारी बातें आ जाएंगी। रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम प्रोड्यूस्ड बाय द वायलेंट कॉस्मिक इवेंट्स। कॉस्मिक इवेंट्स जब वायलेंट होते हैं, तो उसकी वजह से वहां पे स्पेस टाइम में रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब रिपल्स का बनना इस बात की निशानी है कि वहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स है, लेकिन इसको माने कौन? हम कैसे मान लें? बात तो लिखी हुई है, चलो ठीक है, मतलब भी हमें समझ आ गया, लेकिन हम कैसे मान लें कि वहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, जब तक कि हम उनको ऑब्जर्व ना करें, डिटेक्ट ना कर लें। तो यही स्टार्ट में सदियों पहले लोग भी ऐसे ही, बहुत सारे साइंटिस्ट भी सिर्फ ऐसे ख्याली पुलाव में या सोच रहे थे कि यार ये कैसे हो सकता है, कैसे ऑब्जर्व करें, क्या करें। ये बड़ा मुश्किल काम था, इतना आसान नहीं था। अब तो ये चीजें निकल के आपके सामने आ चुकी है ना, इसीलिए हम मतलब बता रहे हैं। लेकिन शुरू में सोचना तो बहुत ही मुश्किल होगा ना। तो जिन साइंटिस्ट ने सोचा, फिर उसको प्रूव भी किया, फिर इस तरह से आइंस्टाइन की जो प्रिडिक्शन थी, यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में उसने जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में कांसेप्ट दिया था, वो बिल्कुल ठीक बाद में साबित हुआ। वो तो बेचारे चले गए,
लेकिन उसके बाद आने वाले साइंटिस्ट ने उस पर काम करके आपको बताया कि भाई ग्रेविटेशनल वेव्स को आप किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो आगे सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है बेटे। अब अगली बात यहां से बता रहा हूं, द लाइक कोलाइडिंग ब्लैक होल, यानी कि इस बात का ना आसान करके वो मतलब यहां पे बता रहे हैं। लाइक कोलाइडिंग ब्लैक होल्स आर न्यूट्रॉन स्टार्स दैट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। इस बात को समझें, यानी कि मैं ना सिर्फ आपको ये एक लाइन के अंदर बता देता हूं कि ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे प्रोड्यूस हो। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब दो या दो से ज्यादा, या कह लें दो ब्लैक होल्स या फिर न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। जब ब्लैक होल्स, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा मास होता है ना, तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसकी वजह से तो वहां पे आपको ग्रेविटेशनल वेव्स जो है ना वो ऑब्जर्व ही नहीं होगी, वो तो आप कभी भी मार के दोबारा आ जाए ना फिर भी आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, ब्लैक होल्स की बात कर रहा है। ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार्स की बात कर रहा है, बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट। वो कहता है जब दो ब्लैक होल्स या फिर न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में कोलाइड करते हैं तो फिर वहां पे स्पेस के अंदर हलचल मच जाती है। वो जो हलचल मच जाती है ना, इसका मतलब वो इस बात की निशानी है कि वहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हो गई। तो इसका मतलब जब दो ब्लैक होल्स या फिर न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रॉन और ब्लैक होल आपस में कोलाइड करेंगे तो फिर वहां पे हलचल मच जाएगी स्पेस के अंदर, और उस हलचल मचने का नाम ही बेसिकली क्या है, ग्रेविटेशनल वेव्स, कि वहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हो गई। बस ये एक छोटी सी लाइन है इसका रिजल्ट। आगे कहता है जब ये कोलाइड कर लेंगे तो वहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से दैट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो फिर ये जो है ना ब्लैक होल, ये स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से ट्रेवल करेंगे, यानी कि इतनी ज्यादा स्पीड हो जाएगी। ठीक है। कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सोर्स। बस यहां तक ये आपने एक छोटी सी लाइन तैयार कर ली। अब आगे जितनी थ्योरी आएगी उसको पढ़ने के बाद रिजल्ट यही निकलेगा जो कि आपने शुरू में याद रख लिया, कि जब ब्लैक होल्स या फिर न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वहां पे स्पेस में हलचल मच जाती है, जो कि इस बात की निशानी है कि हलचल मचना ही बेसिकली इस बात की निशानी है कि वहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है ना, या कह लें कि रिपल्स प्रोड्यूस हुए हैं। अब रिपल्स बेसिकली बनते हैं, ब्लैक होल्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो प्रेशर वेव्स की वजह से ना वहां पे रिपल्स बनते हैं, और जहां रिपल्स बन जाए वो इस बात का मतलब होता है, वो इस बात की निशानी होती है कि वहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हो गई है। यही तो आइंस्टाइन की प्रिडिक्शन थी। सही है ना। तो फिर वहां पे जो ब्लैक होल्स होंगे वो फिर टकराने के बाद ट्रेवल करेंगे एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इससे वो क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगी। लो जी, यहां तक मेरा ख्याल है इन थ्री लाइनों का मतलब आपको क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं आगे। अगर किसी बच्चे को इन थ्री लाइंस की समझ नहीं आई तो अब वो इन बातों का मतलब ना आसान एग्जांपल से रिलेट करके समझाएगा। कहता है द सिंपलेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड ग्रेविटेशनल वेव इज गिवन बिलो। सबसे आसान तरीका अगर ग्रेविटेशनल वेव्स को अंडरस्टैंड करने का है तो वो कहता है हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। और ये चीज आपने 10th के अंदर ना रिपल टैंक का टॉपिक जो पढ़ा था उसके अंदर भी ये एग्जांपल बताई गई है, मेंशन की गई है। कहते हैं इफ वी थ्रू अ स्टोन इनटू अ पॉन्ड, एक तालाब के अंदर आप जब एक पत्थर को थ्रो करते हैं, गिराते हैं, फेंकते हैं, यानी कि पानी है उसके अंदर आपने एक पत्थर को फेंका, द स्टोन क्रिएट्स रिपल्स। तो आप देखते हैं कि वो स्टोन जैसे ही पानी में जाता है तो वहां पे रिपल्स प्रोड्यूस कर देता है। पता है ना, ये एग्जांपल आपको याद होगी, क्लास 10th में आपने पढ़ी है। ठीक है। तो ऑन द वाटर सरफेस, वाटर की सरफेस पे क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं बेटे, रिपल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, लहरें प्रोड्यूस हो जाती हैं इस तरह से सर्कुलर। उसके बाद कहता है कि इसी वाटर सरफेस को आप क्या समझें, स्पेस टाइम समझें, कि जिस तरह से पत्थर आपने उस वाटर के अंदर फेंका तो वाटर के अंदर रिपल्स प्रोड्यूस हो गए, तो वाटर की जो सरफेस है ना वो कहता है उसी को एक तरह से आप स्पेस टाइम समझेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ नहीं आए कि पता नहीं स्पेस टाइम क्या बुलाएं, तो वो कहता है यहाँ पे वाटर सरफेस जिस तरह से ना उसी तरह से आप स्पेस टाइम उसको समझ लें। दीज रिपल्स ट्रेवल आउटवर्ड। अब जब पानी में पत्थर आपने फेंका तो उसके अबाउट आउटवर्ड डायरेक्शन में वेव्स ऐसे प्रोड्यूस होती गई, स्प्रेड आउट होती गई आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे 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 ऐसे, ये रिपल्स है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से स्प्रेड होते जा रहे हैं। ठीक है। तो दीज रिपल्स ट्रेवल आउटवर्ड कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोन। अब जो कि वो बेसिकली रिपल प्रोड्यूस हुए हैं जिनकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, वो इसी तरह से जा रहे हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, स्प्रेड हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं बेटे, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट द स्टोन, कि भाई तालाब के अंदर या पानी के अंदर कोई ना कोई चीज गिरी है जिसने वहां पानी के अंदर क्या मचा दी है, हलचल। उस हलचल की वजह से वहां पे क्या हो गई है, रिपल्स प्रोड्यूस हो गई है, कह लें कि वेव्स प्रोड्यूस हो गई है। तो इसी तरह जब जाहिर सी बात है स्पेस में आप ऑब्जेक्ट लेके आएंगे और जब दो ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन्स कोलाइड करेंगे तो स्पेस के अंदर हलचल नहीं मच जाएगी।
यहां आप पानी के अंदर एक पत्थर को फेंकते हो तो पानी के अंदर हलचल मच जाती है, जिसकी वजह से वहां पे वेव्स प्रोड्यूस हो गई हैं। तो सिमिलरली जब ब्लैक होल्स आपस में टकराएंगे तो स्पेस में हलचल मचेगी। वो जो हलचल मची है उसकी वजह से वहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब बात क्लियर हो गई है मेरा ख्याल है, बस फिर टॉपिक भी समझ आ गया, बस आगे कुछ नहीं है फिर। लें जी आगे देखें, दे कैन बी डिटेक्टेड ऑन द शोर बाय, यानी कि उसको किनारे पे आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्व, ठीक है, रिवीलिंग द स्टोन्स प्रेजेंस एंड प्रॉपर्टीज, और फिर आप ये भी पता लगा सकते हैं कि स्टोन तालाब के अंदर किस जगह पे मौजूद है और फिर उसकी प्रॉपर्टीज को भी आप देख सकते हैं। ले जी, यहां तक बस आपने ये वाली बात एंड करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये दो पैराग्राफ बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। अब वो आपको स्टार्टअप लेके बताएगा। ये तो हमने रिजल्ट समझ लिया ना, ये रिजल्ट था जो उसने शुरू में बता दिया, इसको जहन में रखें। अब यहां तक पहुंचना कैसे है, इस रिजल्ट तक पहुंचना कैसे है, उसके लिए यहां से आप देखें प्रिडिक्शन एंड डिटेक्शन। यहां से अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ग्रेविटेशनल वेव, अब यहां पे आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से वो प्रिडिक्शन कर रहा है। उसके बाद यहां पे बता रहा है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, जो जो इंपॉर्टेंट होंगी ना वो सिर्फ मार्क करवाऊंगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी, ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। ये बात इंपॉर्टेंट है, देखिए ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन की है उसके मुताबिक बताएं कि ग्रेविटी क्या है। तो फिर उसके मुताबिक ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन की है उसके अकॉर्डिंग जो है वो ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। अगर फोर्स नहीं है तो फिर क्या है, बट अ कर्वेचर, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बट अ कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम काज्ड बाय द मैसिव बॉडीज। वो कहता है भारी बॉडी की वजह से ना, बेसिकली स्पेस टाइम का जो कर्वेचर है ना, वो है असल में ग्रेविटी। सही है ना, यानी कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, बल्कि इसको आप इस तरह से याद रखें कि ये कर्वेचर ऑफ द स्पेस टाइम है, जो कि वजह बना है किसकी बेटे, बाय मैसिव बॉडीज की वजह बनता है। यानी कि ये देखें, मैं आसान करके बताता हूं आपको। ये है ना, एक आपके पास कोई शीट है, जिस तरह वो कह रहा था फैब्रिक, कोई भी आप कपड़ा ले लें, धागे का बना हुआ ले लें, ठीक है। अब उसके ऊपर आप एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट लेके आए, उसको प्लेस करें। तो ये देखें, मैं यहां पे ना एक हैवी ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूं, ये देखें। अब जैसे ही आपने हैवी ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो ये जगह सारी अंदर की तरफ देखें डेंट पड़ गया, बेंड हो गई है। अब कोई भी चीज यहां पे आप रखेंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली नीचे आएगी। तो ये देखें स्पेस टाइम इज कर्व्ड, ठीक है। तो जब आपने एक हैवी ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस किया, उसकी वजह से देखें ऑटोमेटिकली चीज नीचे आ रही है। तो इसका मतलब ये है असल में, जो बेसिकली स्पेस टाइम का कर्वेचर है उसको कह रहा है वो ग्रेविटी। और कोई नई चीज नहीं है, नई बला नहीं है ग्रेविटी। वो सिर्फ समझाने की कोशिश करवा रहा है कि भाई मैसिव बॉडीज की तरफ से जो स्पेस टाइम का कर्वेचर होता है ना, ये है असल में ग्रेविटी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? चले, मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी कि हाँ यार, अगर एक कपड़ा लें, उसके ऊपर हैवी ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो वो नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। अब ये उसका नीचे की तरफ झुकना इस बात की निशानी है, स्पेस टाइम इज कर्वेचर। यही तो आइंस्टाइन कह रहा है। बाकी ग्रेविटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई नीचे ऑब्जेक्ट फोर्स है, वो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। फिर खींचे ना, जब आप एक जब कहीं पे भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो उसको खींच ले, नहीं ना। तो इसीलिए यहां पे जो आइंस्टाइन की प्रिडिक्शन थी ना, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव थी। स्टार्ट में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था, ये तो बाद में तरक्की होती गई है और चीजें पता चलती गई है, अब जाके आप एक एक चीज 100% बता सकते हैं। लेकिन अभी ये उसका स्टार्टअप है, ठीक है ना, ये जहन में रखिएगा। ले जी आगे चलते हैं, देखें टाइम लगेगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे कहता है ग्रेविटी इज लाइक अ डेंट इन अ मैट्रेस। तो उस मैट्रेस पे क्या पड़ गया है, डेंट पड़ गया है। तो उसी का नाम वो कहता है क्या है, ग्रेविटी है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छी खासी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब इसको मजीद आगे क्लियर कर रहा है, कहता है हैवी थिंग्स रैप द स्पेस अराउंड देम एंड दैट इज व्हाई वी फील ग्रेविटी। कहता है हम इसको फिर फील कैसे करेंगे ग्रेविटी को। उसके लिए वो कहता है देखिए, हैवी थिंग्स रैप द स्पेस अराउंड देम। वो कहता है असल में ये स्पेस टाइम इस कर्वेचर जो आप बात कर रहे हैं, ये कैसे बना। वो ये कह रहा है कि जब आप एक हैवी ऑब्जेक्ट किसी कपड़े पे प्लेस करते हैं तो असल में उस हैवी ऑब्जेक्ट ने उस स्पेस के अराउंड, या कह लें कि अपने अराउंड जो स्पेस होता है ना, उसको वो क्या कर लेता है, अपनी लपेट में ले लेता है। कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है, ये तो सॉरी रबर है छोटा सा, मेरे हाथ में वैसे ही आ गया है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना हैवी, वो अपने इर्द गिर्द जो स्पेस होगी ना, वो उसको लपेट में ले लेता है।
जब उसको लपेट में लेगा ऐसे, तो वो उसका कर्वेचर ऐसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो यही वो कहता है क्या है, ग्रेविटी। क्योंकि जब वो अपनी लपेट में लेगा स्पेस को, तो वो चीज क्या आ जाएगी, स्पेस टाइम इज कर्वड। तो वही आप फील करेंगे ग्रेविटी। सही है जी। ग्रेविटेशनल वेव्स एज एसेंशियली प्रिडिक्टेड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1916। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है ना। ग्रेविटी को जो है ना वो इनिशियली प्रिडिक्ट किया था बेटे किसने, आइंस्टाइन ने। और कब किया था, इन 1916 में। ये एमसीक्यू में याद रखिएगा। आर रिपल्स इन द स्पेस टाइम दैट वर फर्स्ट डिटेक्टेड इन 2015। देखें अब जाके आपको पता चला है, कब से ये काम जारी था, लेकिन अब जाके पता चला है कि बेसिकली रिपल्स इन स्पेस टाइम में रिपल्स पैदा होते हैं, दैट वर फर्स्ट डिटेक्टेड, जिनको फर्स्टली हमने डिटेक्ट किया था इन 2015। तो अब देखें वही बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है ना, कि रिपल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं स्पेस टाइम में। जब दो ब्लैक होल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो स्पेस में रिपल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और रिपल्स का बनना इस बात की निशानी है कि वहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो 2015 के अंदर ये डिटेक्ट हुआ, बट अनाउंस्ड इन 2016, और अनाउंस किया गया 2016 के अंदर। ये सारे एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट। आगे देखिएगा बेटे द फर्स्ट, ले जी अब इतना टाइम लग गया, लेकिन अभी सिर्फ हमने फर्स्ट पैराग्राफ किया है, टाइम लगेगा ना बेटे, थ्योरी है, सुनेंगे तो चीजें तैयार होंगी। अच्छा जी, अब यहां से देखिएगा, द डिटेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स की डिटेक्शन के बारे में आपको बता रहा है। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द टू कोलाइडिंग न्यूट्रॉन स्टार्स इन दिस टाइप देयर इज अ ग्रेजुअली इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव्स। अब ये वाली बात ना उसको एंड पे जाके करनी चाहिए थी, अब उसने शुरू में बता दी है। चलो कोई नहीं, मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। वो कहता है जब ये ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी ना, तो फिर याद रख लीजिए कब कब प्रोड्यूस हुई हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, कौन से ऑब्जेक्ट्स बेटे, या तो वो ब्लैक होल्स होंगे या फिर न्यूट्रॉन स्टार्स होंगे। तो जब न्यूट्रॉन स्टार्स ने कोलाइड किया ना, तब ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हुई। अब कहते हैं इन दिस टाइप, तो फिर इस टाइप में देयर इज अ ग्रेजुअली इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो तब वहां पे उन ग्रेविटेशनल वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही होती है। जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में कोलाइड करेंगे तो वहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही होगी। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव्स, और उन ग्रेविटेशनल वेव्स का एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये पूछेगा वो आपसे कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ता है, तो आपने यहां से बता देना है। क्लियर जी। आगे देखिए, अब इसी बात को वो कहता है इन अ बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम के अंदर आपने इस बात को ऐसे याद रखना है कि ब्लैक होल्स या फिर न्यूट्रॉन स्टार्स या फिर व्हाइट डॉट्स, ये अगर आपस में कोलाइड करते हैं तो इनके कोलिजन की वजह से वहां स्पेस के अंदर हलचल मचती है, मतलब कि ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है, या कह सकते हैं रिपल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। लाइन वही शुरू वाली जो बताई है ना, वो हर जगह यूज होगी, विच आर ऑर्बिटिंग ईच अदर। अब देखो थोड़ा सा उसको चेंज कर रहा है कि या ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स या फिर व्हाइट ऑफ, ये जो आपस में है ना, ये एक दूसरे के अराउंड, या दो न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन के अबाउट, या कह लें कि ऑर्बिट में अगर वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो फिर उसके इफेक्ट की वजह से वहां से क्या हो सकती है, ग्रेविटेशनल वेव्स एमिट हो सकती है, कोलाइड कर सकते हैं। या फिर कह लें कि एक ये आपके पास न्यूट्रॉन स्टार है, दूसरा आपके पास ये न्यूट्रॉन स्टार है। अब वो जैसे इसके अबाउट रिवॉल्व करेगा, तो वो कहता है यहां पे फिर हलचल मच जाएगी स्पेस के अंदर, जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल वेव्स एमिट हो। चलें जी, ये बात भी अच्छी लगी, पता चल गया। अच्छा जी, अब आप यहां से आगे चलेंगे, लेकिन अब यहां पे एक दो बातें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, वो याद रख ले कि डियर स्टूडेंट्स, जब दो ब्लैक होल्स ने आपस में कोलाइड किया, तो पहले तो ये आपके जहन में सवाल आ रहे होंगे कि ब्लैक होल किसने देखा है। भाई किसी ने भी नहीं देखा। ब्लैक होल की कहानी क्या है, उसके अंदर हो क्या रहा है, वो कैसे आपस में कोलाइड करेंगे, जब कोलाइड करेंगे तो क्या दुनिया का निजाम बाकी रहेगा कि नहीं रहेगा। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो अभी आप यहां पे कर सकते हैं, लेकिन ना करें। इस तरफ जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं बता दूंगा, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है। लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आप बोर होने लग जाएंगे, आप कहेंगे ये पेपर में तो आएंगे नहीं सवाल, तो लिहाजा सर जी हमें बस वो बताएं जो बुक में है। इसलिए मैं बुक की हद तक आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी जो नासा वालों ने 2022 के अंदर ये ऑब्जर्व किया है
कि जो ब्लैक होल आपस में कोलाइड या ब्लैक होल के अंदर की कहानी जो है ना वो नासा वालों ने अब ऑब्जर्व किया है कि वहां पे जो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गैस होती है और उस गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो प्रेशर गैस की वजह से वहां पे क्या हो जाता है, रिपल्स पैदा हो जाते हैं और उन्हीं रिपल्स की वजह से हम कहते हैं कि वहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती है। तो अब जाके ये ऑब्जर्व किया गया है और वो किया है नासा वालों ने 2022 के अंदर। और उसमें आप देख सकते हैं उनकी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, लिखा हुआ है कि ब्लैक होल रिमिक्स, यानी कि उन्होंने उस ग्रेविटेशनल वेव्स को साउंड में कन्वर्ट करके फील किया है। अब वो साउंड बहुत, यानी कि वो जो आवाज थी ना, वो पहली बार उन्होंने सुनी थी, बहुत ही साफ सुथरी आवाज थी, लेकिन बहुत कम थी, क्योंकि हमारा जो कान है वो तो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुनता है ना। तो वो आवाज तो बहुत ज्यादा कम थी, वो तो हमें सुनाई ही नहीं दे रही थी और उसको डिटेक्ट करना भी इतना आसान नहीं था कि भाई हाँ जी, ब्लैक होल के अंदर ना ये जो गैसेस के प्रेशर की वजह से रिपल्स प्रोड्यूस हुए हैं और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा हुई हैं उसको कैसे साउंड में कन्वर्ट करें। ये इतना काम आसान नहीं था, कई कई साल लग गए हैं, 100 साल से भी ऊपर। तब जाके अब जाके ये उन्होंने नासा वालों ने 2022 के अंदर ब्लैक होल रिमिक्स के नाम से उन्होंने वेबसाइट पे ये चीज पोस्ट भी कर दी है कि भी हमने पहली बार आवाज ये सुनी है। तो उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया है कि जो साउंड था वो तो बहुत कम था, वो तो सुनाई नहीं दे रहा था, तो उसको फिर उन्होंने बढ़ाया। कैसे बढ़ाया आवाज को कि 144 क्वाड्रिलियन, तो 144 क्वाड्रिलियन जो है ना उसके साउंड को इंक्रीज किया। और यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता देते हैं कि 1 क्वाड्रिलियन जो है ना ये किसके इक्वल होता है, 10 लाख करोड़ के इक्वल होता है। ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखें, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि 1 क्वाड्रिलियन जो है ये 10 लाख करोड़ के इक्वल होता है। तो फिर इसको मैं चेंज करके ना उन्होंने पहली बार आवाज सुनी थी। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ब्लैक होल के अंदर की जो कहानी है या उसमें जो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं बेसिकली, उस ब्लैक होल के अंदर जो है ना जो गैसेस का प्रेशर है, उस प्रेशर वेव्स की वजह से वहां पे रिपल्स बने हैं और जहां रिपल्स बने हैं तो वहां पे इसका मतलब ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं। फिर उन ग्रेविटेशनल वेव्स को उन्होंने साउंड में कन्वर्ट करके ये आवाज पहली दफा सुनी थी। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आजकल हर एक बच्चा इसके बारे में पूछता है। तो मैंने आपको थीम बना के ना एक लाइन में रिजल्ट तैयार करवा दिया है। ले जी आगे चलते हैं। फोर बेसिक थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स की जो बेसिक टाइप्स हैं उसमें 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल वेव्स, इसमें याद रखिएगा, पूरा पूरा पैरा याद करेंगे। नंबर 1 पे है कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल वेव्स, व्हेन अ सिंगल मैसिव ऑब्जेक्ट स्पिन विद अ कांस्टेंट रेट। जब किसी सिंगल मैसिव ऑब्जेक्ट की बात करते हैं और वो स्पिन करता है विद अ कांस्टेंट रेट, सच अ न्यूट्रॉन स्टार, वो न्यूट्रॉन स्टार भी हो सकता है। तो कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड विद द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड। देखें कितनी अच्छी बात कर रहा है, ऊपर ग्रेजुअली फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा था क्योंकि स्टार्स आपस में कोलाइड कर रहे थे। अब यहाँ पे वो कहता है सिंगल मैसिव ऑब्जेक्ट, कौन सा है जी, न्यूट्रॉन स्टार। तो जब सिंगल न्यूट्रॉन स्टार की बात करेंगे तो वो भी ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करेगा स्पेस के अंदर, लेकिन ये है कि उसका जो रेट होगा वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का रहेगा। उसके बाद है जी आगे नंबर 2 पे कॉम्पैक्ट बाइनरी इंस्पिरेशनल ग्रेविटेशनल वेव्स। इसमें भी बेटे आपने इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि व्हेन अ बाइनरी सिस्टम में आपको ऊपर बता दी है, ठीक है, कि जब दो ब्लैक होल्स या फिर न्यूट्रॉन स्टार या फिर वाइट ड्वार्फ जो है ना ये जब ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं तो वहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स एमिट होती हैं। तो कहता है व्हेन अ बाइनरी सिस्टम सच एज बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार्स, बाइनरी ब्लैक होल्स आर अ न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल, यानी कि ब्लैक होल या स्टार या फिर बाइनरी ब्लैक होल्स या फिर सिर्फ न्यूट्रॉन स्टार्स, अलग अलग भी ले सकते हैं, कंबाइन भी ले सकते हैं। ऑर्बिटिंग ईच अदर, जब एक दूसरे के अराउंड ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, कॉम्पैक्ट इंस्पिरेशनल ग्रेविटेशनल आर प्रोड्यूस, तो वहां पे कॉम्पैक्ट इंस्पिरेशनल ग्रेविटेशनल वेव्स जो होते हैं वो पैदा हो जाती है। ये शॉर्ट में आ सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा है जी आपके पास टाइप, वो है जी बर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। तो दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय वायलेंट इवेंट्स लाइक सुपरनोवा, गैमा रेज, बर्स्ट और कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। तो इनकी कोलिजन की वजह से जब ये इवेंट्स वायलेंट होंगे तो फिर वो कहता है बर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होंगी। नंबर 4 पे आ जाए। नंबर 4 में है जी आपके पास स्टोकास्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखें, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। कहता है स्टोकास्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स आर वीक। ये क्या होती है बेटे, वीक होती है। Random signals of gravitational which are produced the superposition of many weak gravitational wave sources such as distance binary system. These gravitational waves are the most difficult to detect.
क्योंकि अब ये बहुत वीक हैं, तो इनको डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बल्कि आप ये मुश्किल के लफ्ज को हटा के ना यहाँ पे लिखें इम्पॉसिबल। ओ भाई ये नामुमकिन है। अगर कोई कहता है कि मुमकिन है तो फिर करके मुझे दिखा दे। सही है ना। ओ भाई ये पॉसिबल नहीं है। तो ये उन्होंने लफ्ज अच्छा नहीं लिखा, यहाँ पे उसको ये लिखना चाहिए इम्पॉसिबल है। उसके बाद इतना आसान होता तो फिर अब तक हो ना जाता। ये अब जाके उन्होंने इतनी मुश्किलों के बाद वो आगे बताएगा कि कौन कौन से साइंटिस्ट शामिल थे, उन्होंने फिर किस तरह का एक ऑपरेटर सेट किया और फिर जाके ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया। वो भी इतना हैवी ऑब्जेक्ट लेने के बाद। देखिए ना ब्लैक होल कितना हैवी ऑब्जेक्ट है। उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार्स, ये बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है। तो ये जब इतना ग्रेविटेशनल वेव्स वीक होंगी तो उसको डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं, बस आप कहें इम्पॉसिबल। Every physical object that accelerates produce the gravitational waves. Vehicles, airplane, अच्छा इसको ना बेशक आप छोड़ दें, बस यहां तक ये लाइन इंपॉर्टेंट थी पैराग्राफ, इसको आपने जहन में रखना है। अब आ जाए जी अगले पेज पे। यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर ना बेटे अब देखें, अब भाई इन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया जी, एक सिस्टम या कह लें कि एक ऑपरेटर सेट किया और एक इंस्ट्रूमेंट, आप उसको नाम दे सकते हैं, डिवाइस कह सकते हैं। तो वो आपके पास डिवाइस क्या थी, लिगो। इससे उन्होंने उस ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना था। अब लिगो का मतलब क्या है, देखो, एल से लेजर, आई से इंटरफेरोमीटर, जी से ग्रेविटेशनल वेव और आगे ओ से क्या है, ऑब्जर्वेटर। ठीक है। तो लेजर, इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव, ऑब्जर्वेटर, ये आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसका यूज कैसे होगा वो आगे चल के बताएगा, अभी सिर्फ इसका नाम याद रख लें, लिगो डिवाइस। ठीक है जी। विच इज सुटेड इन यूएसए एंड वेरगो, अ लार्ज स्केल ग्रेविटेशनल वेव। अच्छा इसको यहां तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये आपने डिवाइस का नाम याद रख लेना इस पैराग्राफ। हाँ, यहाँ पे जो टू लाइन्स है ना, ये आपने याद रखनी है, यहाँ पे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। द बाइनरी सिस्टम आर सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। और इसी के साथ देखें, कहते हैं एंड देयर मर्जर्स, यानी कि कुलयन एंड यूनियन ऑफ द टू मैसिव ऑब्जेक्ट्स रिजल्ट, यानी कि दो मैसिव ऑब्जेक्ट का जब कुलयन होगा तो उसके बाद देखें आपका मैस बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो एज अ रिजल्ट मोर मैसिव सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैस क्या हो जाएगा, सिंगल ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। अच्छा जी, चलें बेशक इसको छोड़ भी दें, कोई मसला नहीं है, ये वाला पैराग्राफ लाजमी आपने तैयार करना होगा। कहता है एज द मैसेज ऑर्बिट एंड एक्सेलरेट देयर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फ्लक्चुएट्स जनरेटिंग वेव्स दैट रेडिएट आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। बातें वही हैं सारी पीछे वाली, लेकिन थोड़ा सा अंदाज डिफरेंट है। These waves are not bound by the binary system gravity. Instead, they travel freely through space-time at the speed of light. तो बात वहीं खड़ी है। जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करेगा या कह लें कि दो हैवी ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करेंगे, बात एक ही बन रही है कि ग्रेविटेशनल वेव्स वहां पे प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब वो कहता है उन ग्रेविटेशनल वेव्स की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी, जनरेटिंग वेव्स दैट रेडिएट आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। और वो ये भी नहीं है कि जो वेव्स वहां पे जनरेट हुई हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाए, नहीं, इन ऑल डायरेक्शंस, वो हर डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है, जनरेट होंगी। दीज वेव्स आर नॉट बाउंड बाय द बाइनरी सिस्टम ग्रेविटी, वो बाइनरी सिस्टम के अंदर वेव्स बाउंड नहीं होंगी, ये भी ध्यान में रखिएगा, उनकी डायरेक्शन हर तरफ होगी। इंस्टेड दे ट्रेवल फ्रीली थ्रू स्पेस टाइम एट द स्पीड ऑफ लाइट, और वो स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से स्पेस टाइम में क्या कर सकती हैं, फ्रीली ट्रेवल करेंगे। द वेव्स प्रोपेगेट थ्रू अ यूनिवर्स weakening in intensity as they distance themselves from the source। ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से जाहिर सी बात है, वो कहता है कि फिर उनकी इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, तो इंटेंसिटी क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी। पीछे वाली बात थी लेकिन थोड़ा सा अंदाज डिफरेंट था, तो कोई मसला नहीं है, समझ आपको आ गई इस पैराग्राफ में। हाँ, यहां से अब दो तीन एमसीक्यूज आएंगे, बड़े ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पहले शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर कर लें कि ग्रेविटेशनल वेव्स की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो डिपेंड करती हैं कुछ फैक्टर्स पे, ठीक है, जिसमें वो बता रहे हैं कि ऑन द सिस्टम प्रॉपर्टीज सच एज, नंबर वन, मैसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस पे डिपेंड करेगी। नंबर टू, ऑर्बिटल पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी, और पीछे बता के आ रहा हूं, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का जिक्र करके आ रहा हूं, तो ये सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे। और थर्ड वाला पॉइंट है इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट की जो एसेंट्रिसिटी है उस पे भी ये डिपेंड करती है। अब एसेंट्रिसिटी क्या बुलाए हैं भाई, इसको ई से शो किया जाता है, स्मॉल ई से, और ये है क्या, इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट बाय विच एन ऑब्जेक्ट
डेविएट्स फ्रॉम द परफेक्ट सर्कल। परफेक्ट सर्कल से वो ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा डेविएट हुआ है उसके अमाउंट को मेजर करना, ये एसेंट्रिसिटी कहलाता है। अगर कोई परफेक्ट सर्कल है तो ठीक है, उसके लिए वो बता देते हैं, देखें सर्कुलर ऑर्बिट होगा तो एसेंट्रिसिटी क्या होगी, जीरो। पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बनेगी, अब सर्कल से थोड़ा हट गया, डेविएट हो गया, तो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बनेगी तो एसेंट्रिसिटी 1 होगी, इसको रट्टा मार लें, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी बनेगी तो फिर वो कहता है एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट बनता है तो फिर वो कहता है एसेंट्रिसिटी जो है ना वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होगी। सॉरी भाई। ठीक है जी, यहां तक ये चीजें क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं जी अगले पेज पे। यहां पे आ जाए बेटे, यहां पे है जी स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन या फिर टाइडल फोर्सेस। अब स्पेस टाइम जो डिस्टॉर्शन है ना, सारी बातें वही कर रहा है जो कि हमने शुरू में आपको बता दी है। ये देखो, अब यहां पे आपको फील होगा, देखें ये आपके पास एक नेचुरल सैटेलाइट और ये आपके पास एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि आपने भेजा है। अब है जी हमारे पास स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन, ठीक है। अब इसमें सारी बातें वही लिखी हुई हैं जो हम शुरू में बता चुके हैं। यहाँ पे जरा डायग्राम बना के उन्होंने मजीद क्लियर कर दी है कि ये देखें हमारे पास नेचुरल स्टाइल उसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो फिर देखें स्पेस में हलचल मचेगी ना, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होंगे, रिपल्स। इसका मतलब यहाँ पे फिर ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। देख रहे हैं स्पेस टाइम इज कार्व्ड, ये देखो यही आइंस्टाइन की बेसिकली थ्योरी है, ये देखें, ठीक है। तो ये बातें आपको मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि जब आपका न्यूट्रॉन स्टार किसी ब्लैक होल या फिर स्टार के अबाउट रिवॉल्व करेगा तब वहां पे स्पेस में हलचल मचेगी, मतलब कि ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी या कहने रिपल्स प्रोड्यूस होंगे। तो वही पैटर्न यहां पे आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इस पहले पैराग्राफ के अंदर वही बात करेगा, ये देखो ग्रेविटेशनल वेव्स पासिंग थ्रू अ बॉडी with mass can cause the body to experience periodic stretching and compressing। बात समझ आई? या उसके अंदर तनाव पैदा हो जाएगा या फिर यह कि सुकड़ जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो स्पेस जो है ना वो बेसिकली देखें, मैंने शुरू में ही बात बताई थी, जो आइंस्टाइन की प्रिडिक्शन थी कि हैवी ऑब्जेक्ट जो है ना वो अपने इर्द गिर्द के स्पेस को क्या कर लेता है बेटे, ऐसे घेर लेता है, कवर कर लेता है, लपेट लेता है, जिसकी वजह से ये आपके पास पाथ बनता है, कर्वेचर। इसी को आइंस्टाइन क्या कर रहा है, स्पेस टाइम इज कर्व्ड। बस एक लाइन में बात खत्म हो जाती है। तो वही स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग जो शुरू में हमने जिक्र किया था, ये देखें वही जिक्र यहां पे हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन कहते हैं। बस ये स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन की आपने डेफिनेशन यहां से यहां तक तैयार कर लेनी है। क्लियर? दिस इफेक्ट इज नोन एज टाइडल फोर्सेस। क्लियर? यहां तक आप करेंगे, इसके अलावा कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाए नीचे, जरा यहां पे देखते हैं। यहां पे एक दफा मैं देख लेता हूं कोई इंपॉर्टेंट लाइन है कि नहीं है। यहां पे देख लेते हैं जी। हाँ, यहां पे देखें, वो कहता है मून एंड सन। हम कहते हैं ना कि मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो है ना वो टाइडल फोर्सेस पैदा होती हैं। बस ये आपने याद रखना है, ये मैंने पीछे एनर्जी वाले टॉपिक के अंदर भी आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये आपको एक लाइन याद रख लेनी चाहिए, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो टाइडल फोर्सेस या कह लें कि ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, हम कहेंगे कि ये वजह बनती है बेसिकली मून एंड सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। लो जी आगे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेटे, जल्दी से अपनी बुक के ऊपर मेंशन करें कि अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग, जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग है, यही बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव है ना। तो वो डिपेंड करती है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव। सही है जी। एज वेल एज द मैस एंड साइज ऑफ द बॉडी, ये है अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कि मैस और साइज। अब देखो इस बात से मैं आपको समझा देता हूं। न्यूटन क्या कह रहा था, न्यूटन यही तो कह रहा था कि टाइम जो है ना वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, सेम है। आइंस्टाइन ने कहा ना 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 ना, ये बात भी गलत कर रहे हो आप। टाइम जो है ना वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम नहीं हो सकता, क्योंकि देखो हर ऑब्जेक्ट का टाइम तब सेम होता जब हर ऑब्जेक्ट का साइज एक जैसा होता, मैस एक जैसा होता। तो अब आप देख लें किसी भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन चार पांच ऑब्जेक्ट जितने मर्जी ले लें,
हर ऑब्जेक्ट का मैस और साइज तो सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। तो फिर आइंस्टाइन ने यही बात की कि जब मैस साइज एक ऑब्जेक्ट का डिफरेंट है दूसरे से, तो टाइम भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब एक सपोज करो, एक यहां पे ना दरख्त है या कोई भी बंदा खड़ा है, ठीक है, एक बंदा दूसरा यहां से इसको देख रहा है और एक इसको यहां करीब से देख रहा है। तो जो बंदा इसको करीब से देख रहा है उसको ये लगेगा कि यार बंदा बहुत लंबा है या दरख्त बड़ा है काफी। जो बंदा दूर से देख रहा है उसको लगेगा यार दरख्त बहुत छोटा है। तो देखें साइज पे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो फिर टाइम कैसे सेम हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसीलिए आइंस्टाइन यहां पे स्पेस के साथ टाइम को रिलेशन में लेके आया। तो हम पढ़ रहे हैं स्पेस टाइम, स्पेस टाइम, स्पेस टाइम। तो वही बात देखिए उसने कहीं ना कहीं मीनिंग में यूज कर दी है कि जो आपके पास अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग है, ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव, और इसके साथ साथ किस पे बेटे, मैस पे और साइज ऑफ द बॉडी पे। दिस इफेक्ट इज एन इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन ऑफ द आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आगे ना वही बात, आइंस्टाइन का नाम उसने बता दी है कि ये उसकी इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन थी। क्लियर। चलें जी, अब आखिरी पैराग्राफ है। इसमें दो चीजें आपने बस याद रख लेनी है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टू ब्लैक होल्स आर न्यूट्रॉन स्टार्स पासिस थ्रू द अर्थ। जब दो ब्लैक होल्स या फिर न्यूट्रॉन स्टार्स अर्थ से पास करेंगे, सही है, हाउएवर द एम्पलीट्यूड ऑफ दीज वेव इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो फिर एम्पलीट्यूड जो है ना वो क्या हो जाएगा बेटे, स्मॉल हो जाएगा। टिपिकली उसका ऑर्डर दिया गया है 10 रेज टू पावर -21 टू 10 रेज टू पावर -22 मीटर्स। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, अच्छी इंफॉर्मेशन है, याद रख लें। अब मुझे बताएं इस पूरे टॉपिक के अंदर कोई नई बात थी? बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा अंदाज डिफरेंट था, बातें वही थी जो शुरू में हम कर चुके हैं। और यहां पे देखें एंड पे जाके वो लिख भी रहा है कि इम्पॉसिबल है। वो जो आपने स्टार्ट में बात की थी कि भी ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, तो उनको डिटेक्ट करना बड़ा ही कह लें कि मुश्किल काम था, और मुश्किल से बेहतर है कि आप लिखें इम्पॉसिबल। स्ट्रॉन्ग फील्ड ग्रेविटी टू टेस्ट द जनरल रिलेटिविटी एंड टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स इन वेज प्रीवियसली इम्पॉसिबल। ये वो जिक्र कर रहा है, कुछ शुरू में लोग सहते थे कि भाई इस तरह से ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी नहीं होंगी, फिर उनको डिटेक्ट करना, ऑब्जर्व करना बड़ा ही इम्पॉसिबल काम था। ठीक है जी, लो जी यहां तक चीजें क्लियर है। अब आपको तरीका बता रहे हैं कि आप किस तरह से ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करेंगे। ले जी, फिर उसके लिए आपको याद रखना है इंटरफेरोमीटर। ये है जी हमारे पास कह लें कि ऑपरेटर्स। इसका सेटअप लगा के आजकल साइंटिस्ट ने जो है ना वो इन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया है। कैसे करेंगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लॉन्ग में भी आ सकता है, लॉन्ग, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, हर लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है हर हर एक लाइन। कहता है एन इंटरफेरोमीटर इज एन ऑप्टिकल टूल यूज टू डिटेक्टिंग द ग्रेविटेशनल वेव्स। देखो कहता है इंटरफेरोमीटर जो है ना, ये बेसिकली क्या है बेटे, ऑप्टिकल टूल है जिसको हम इस्तेमाल करके ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर रहे हैं। सही है, अच्छी इंफॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट लाइन है। इट इज अ वेरी सेंसिटिव डिटेक्शन डिवाइस दैट मे यूज द इंटरफेरेंस ऑफ लेजर, जिसको आप इंटरफेरेंस ऑफ लेजर के लिए भी यूज करते हैं, और ये बहुत ही सेंसिटिव डिटेक्शन डिवाइस है। अच्छा, लेजर का क्या मतलब, एल से लाइट, ए से एम्पलीफिकेशन, ये आपसे पूछ सकता है एमसीक्यूज में इसका मुखफफ, ठीक है ना। एस से स्टिमुलेटेड, ई से एमिशन, और आर से रेडिएशन। तो लेजर का क्या मतलब है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये पूरा एक टॉपिक है लेजर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे इसको, क्लास 12th के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। और देख सकता हूं पता नहीं आगे चैप्टर कोई उन्होंने ऐड किए तो हुए सेकंड ईयर के, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो 12th में पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब इसका सेटअप जो है ना यहां तक हो गया। आगे कहता है द बेसिक LIGO इंटरफेरोमीटर कैन बी सीन। अब जो बेसिक LIGO इंटरफेरोमीटर पीछे बताया था ना कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करनी है वो क्या है, LIGO। ठीक है, तो इसका आप पीछे मतलब भी बता चुका हूं। तो अब LIGO इंटरफेरोमीटर जो बेसिक है ना वो आपको दिखाएगा डायग्राम के अंदर, उसको उन्होंने यूज किया। An interferometer that detects the gravitational wave is a highly sensitive instrument that uses a laser light to measure tiny changes in distance between the mirrors. शुरू में मैंने क्या कहा था कि लेंथ में चेंज को मेजर कर लें तो ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये देखो, ऑब्जेक्ट के बिटवीन लेंथ के चेंज को मेजर कर लिया जाए तो ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये बात बता रहे हैं ना, देखो इसीलिए दोबारा यहां पे जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अब हम मेजर करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है ये देखो, यूजेस लाइट
लेजर लाइट टू measure द टाइनी चेंजेस इन डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस में अगर चेंज छोटा सा भी आ गया, थोड़ा सा भी आ गया, दो मिरर्स के बिटवीन, तो दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन, दो मिरर्स के बिटवीन, तो उसी को हम मेजर करेंगे। बात समझ रहे हैं? कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल, जो कि वजह बनती है ग्रेविटेशनल वेव्स की, पासिंग थ्रू द डिटेक्टर्स, जो कि वहां से पास होंगे थ्रू द डिटेक्टर, डिटेक्टर के थ्रू जो है ना ग्रेविटेशनल वेव्स पास हो रही होंगी, उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे। दीज इंटरफेरोमीटर आर कॉल्ड लिगो। ये जो इंटरफेरोमीटर होगा ना, जिससे आप क्या करेंगे, डिटेक्टर पे ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करेंगे, उसी को हम नाम दे रहे हैं इंटरफेरोमीटर आर कॉल्ड लिगो। सही है जी, लिगो इंटरफेरोमीटर। ले जी, अब इसका सेटअप यहां पे दिखाते हैं। देखिए, अब मेरा ख्याल है कि आपको 80% टॉपिक का पता चल चुका है कि हाँ यार ये बातें हो रही हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की है कि एक एक चीज आपको क्लियर करवाऊं। जिनको जिनकी तवज्जो होगी, जो मेरे अल्फाज गौर से सुन रहे होंगे ना, उनको तो टॉपिक हो जाएगा 100% तैयार कवर। जो कहेंगे कि ना 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 सर सामने आए, बस फिर बेटे बैठे रहो, कोई भी सामने नहीं आने वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये इतनी ज्यादा थ्योरी है कि सामने आके लिखें तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो इसीलिए, और समझ भी नहीं आएगी, फिर यहां से थ्योरी पढ़ के समझेंगे ना फिर आसान लगेगा। ले जी, ये इधर आ जाए जरा, ये इसको सेट कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाए। देखो उसको फिर क्या कहते हैं बेटे, दीज इंटरफेरोमीटर्स आर कॉल्ड लिगो, लेजर इंटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटर। ये तो आपको पहले मतलब बता दिया है। अच्छा जी, ये अब आ जाए द मेन डिफरेंस बिटवीन द लिगो एंड द कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर। अच्छा, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में पूछ सकता है वो, कि लिगो इंटरफेरोमीटर और दूसरा जो आम आपके पास कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर होता है, इसके दरमियान वो कहता है मेन डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस वो बता रहा है, लिगो इज 1000 टाइम्स लार्जर देन द कन्वेंशनल डिवाइस। बहुत ही अच्छा एमसीक्यू बन सकता है, शॉर्ट बन सकता है कि 1000 टाइम्स जो है ना, वो लिगो क्या है, लार्जर है देन द कन्वेंशनल डिवाइस। उसके बाद बी में क्या कहता है, लिगो यूजेस लेजर वेयर एज कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर हैज नॉर्मल लाइट सोर्स। जो आपके पास आम इंटरफेरोमीटर या कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर होते हैं, उसके अंदर नॉर्मल आप लाइट का सोर्स यूज करते हैं, और जबकि लिगो के अंदर आपको लेजर लाइट का यूज करना होता है। ये आपके दो मेन डिफरेंस है। ठीक है जी, अब आ जाए डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये सेटअप है जी, यहाँ पे हमारे पास आप देखो, लिगो हम यूज कर रहे हैं ना, लिगो इंटरफेरोमीटर, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेजर लाइट को यूज करना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से आपके पास लेजर लाइट एमिट हो रही है। आगे हमने यहाँ पे रखा हुआ है पावर रिसाइकलिंग मिरर। क्यों यूज करते हैं बताता हूं, अभी आगे चले। उसके बाद आगे यहाँ पे रखी हुई है बेटे बीम स्प्लिटर, यानी कि एक स्प्लिटर स्लिट यूज की गई है। जब यहाँ से ये लेजर लाइट आएगी इस तरह से, ये देखो, ये बीच वाला एरो देखो, रेड वाला, एक ऊपर ब्लैक है, एक नीचे रेड है, और इसके बीच में एक हल्का रेड है। तो ये लाइट जा रही है, हल्के रेड वाली ये आ रही है, ये लाइट जा रही है, यहाँ पे क्या करेगी, हिट करेगी। अब जैसे ही, अब स्प्लिटर लगा हुआ है, स्प्लिटर का क्या काम है कि उस वेव को या उस लाइट की वेव को क्या करे, स्प्लिट अप करे, ब्रेक करे, तोड़े। तो इसमें यहाँ पे लाइट हिट करने के बाद कुछ हिस्सा लाइट का यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ हिस्सा यहाँ से पास हो करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट करके यहाँ से पास होके सीधा आगे जाएगा, और ये इस मिरर पे आके हिट करेगा। फिर से सुने, यहाँ पे लाइट पहुंची, यहाँ पे क्या करेगा, ये स्प्लिटर उस लाइट की बीम को स्प्लिट अप करेगा, यानी कि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ ऊपर जाएगा, इस इनपुट मिरर में से पास होता हुआ ये सीधा इस मिरर पे, एंड वाले मिरर पे जाके हिट करेगा, और कुछ हिस्सा लाइट का इसमें से पास कर जाएगा, पास करके यहां से आगे जाएगा ये इस तरफ, यहाँ पे आके हिट करेगा। ये दो मिरर लगे हुए ना, एंड मिरर और ये भी एंड मिरर है। ठीक है, तो यहाँ पे आके लाइट का हिस्सा हिट करेगा। अब जो हिस्सा इस मिरर पे टकराएगा, अब वो यहां से दोबारा बाउंस बैक करेगा, वापसी आएगा। ये देखो ब्लैक एरो, पहले रेड ऊपर जा रहा है, फिर ब्लैक नीचे आ रहा है, अब ये वापसी आ रहा है। और इधर से जो हिस्सा यहाँ पे हिट करेगा, वो भी अब क्या आएगा, वापसी आएगा। तो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कंप्लीटली, क्योंकि बहुत अच्छा और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज किया जा रहा है, महंगे महंगे इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं, तो यहां से ये पूरा 100% वो लाइट रिफ्लेक्ट होके ये वापसी आ रही है। देखो, ये जाने की लाइट की डायरेक्शन है, और ये नीचे वाला एरो देखें, ये वापसी आ रही है लाइट, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो इधर से जो वापसी आ रही है वो ब्लैक है, इधर से जो वापसी आ रही है ये तेज रेड है। ठीक है ना। अब यहां से फिर आगे देखो स्प्लिटर लगा हुआ है, तो ये जो यहां से रिफ्लेक्ट होकर ये ब्लैक वापसी आई है, ये इसमें से अब पास करेगी, पास करके ये आएगी नीचे सीधा, किधर आएगी, फोटो डिटेक्टर के पास। और इधर से जो ये लाइट आ रही है, इधर इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो भी यहां पे टकराने के बाद यहां पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां से टकराने के बाद वो भी नीचे आएगी।
अब देखो ये ब्लैक वाली आ रही है इस मिरर से टकराने के बाद इसमें से पास होते हुए नीचे, और इधर से इस मिरर से टकराने के बाद ये रेड वाली भी आ रही है नीचे। अब रेड का कुछ हिस्सा इसमें से फिर से पास होगा और वो आगे जाएगा किधर, पावर रिसाइकलिंग मिरर की तरफ, और फिर वहां से वो इसको दोबारा रिफ्लेक्ट करके आगे भेज देगा, वही खाता फिर से चल पड़ेगा शुरू वाला। तो जो हिस्सा यहां से टकराने के बाद नीचे आया और इधर से ऊपर वाली ब्लैक वाली वेव भी इसमें से पास करती हुई नीचे आई, अब ये दोनों वेव्स क्या करेंगी, आपस में सुपरपोज करेंगी। जब ये दोनों वेव्स इस तरह से मिलेंगे, यानी कि एक वेव ये आ रही है दूसरी ये आ रही है, तो कहीं पे इनका क्रस्ट क्रस्ट पे आ रहा होगा, ट्रफ ट्रफ पे आ रहा होगा, तो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अगर इनके दरमियान थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा, यानी कि फेज डिफरेंस अगर थोड़ा सा भी हुआ तो हम उसको मेजर कर लेंगे। अगर वो आ गया फेज डिफरेंस, तो इसका मतलब फिर यहां पे क्या होंगी, ग्रेविटेशनल वेव। तो वो आप यहां पे डिटेक्टर पे क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। कितना आसान काम था। तो यही अपरेटस अब यूज किया जा रहा है। अब उन्होंने इसको यूज किया, किन साइंटिस्ट ने यूज किया आगे जिक्र करेगा, और क्या वो डिटेक्ट कर सके नहीं कर सके वो भी आगे पता चल जाएगा। ठीक है जी, डायग्राम की समझ आ गई है बेटे। अब चलते हैं आगे। ये देखें जी, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव इंटरफेरोमीटर आर। अब इनके कंपोनेंट्स के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले क्या है, लेजर। यहां पे हमने लेजर यूज करनी है क्योंकि ये लिगो इंटरफेरोमीटर है ना, तो उसके लिए लेजर लाइट यूज करेंगे। दैट प्रोड्यूस अ स्टेबल एंड हाई इंटेंसिटी बीम ऑफ लाइट। हमें चाहिए लाइट की हाई इंटेंसिटी और उसके बाद स्टेबल, तो उसके लिए आप लेजर को यूज करेंगे। बात समझ आ रही है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद नंबर 2 पे क्या है, पावर रिसाइकलिंग मिरर। ये क्यों यूज किया गया, ताकि जो हिस्सा यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापसी आया ना, तो ये दोबारा उसको यूज करके आगे दोबारा भेज दे। फिर से वही कहानी चल पड़ेगी कि यहां से लाइट आ रही है और आगे से भी आ रही है, दोनों एडअप होकर आगे चली जाएंगी। अच्छा जी, इसमें क्या कहता है कंटिन्यूअली रिफ्लेक्ट्स लेजर लाइट दैट हैज ऑलरेडी ट्रेवल्ड। देखो ना, ये कौन सा हिस्सा था जो यहां से पहले पास कर गया था, अब वो दोबारा यहां पे आ गया। तो यही तो है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग देखो, light that has already traveled through the instrument back into the interferometer and hence the term recycling is used। वो क्योंकि हिस्सा ये वाला जो आ रहा है दोबारा, ये देखो यहां से टकराने के बाद कुछ हिस्सा नीचे आया, कुछ यहां से आगे निकल गया, अब रिसाइकलिंग मिरर की तरफ आया है। तो ये वो हिस्सा है जो पहले यहां से पास कर गया था, तो इसकी वजह से जो हिस्सा बाद में आ चुका है, तो इसी की वजह से हम यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं रिसाइकलिंग। तीसरे नंबर पे कौन सा है जी आपके पास कंपोनेंट, वो है बीम स्प्लिटर का। वो यहाँ पे आप देख सकते हो बीम स्प्लिटर यूज किया गया है। तो इसका क्या काम है, कहता है डिवाइड्स द लेजर बीम इनटू टू परपेंडिकुलर बीम्स। बीम स्प्लिटर का काम यह है कि वो लेजर बीम को क्या करे, स्प्लिट अप करे दो परपेंडिकुलर बीम्स के अंदर। तो एक गई ऊपर एक गई इधर, तो यहाँ पे एंगल देख सकते हो दोनों के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो इस तरह से उसने परपेंडिकुलर बीम्स को क्या कर दिया, स्प्लिट अप कर दिया। उसके बाद नंबर 4 पे मिरर्स हैं, रिफ्लेक्ट द बीम क्रिएटिंग टू परपेंडिकुलर आर्म्स। भी मिरर का क्या काम है, रिफ्लेक्ट करना, जो बीम आई है उसको 100% क्या करें, रिफ्लेक्ट करें। बहुत अच्छे वाले मिरर यूज किए जा रहे हैं। नंबर 5 पे क्या है, उसके बाद है जी फैब्रिप्रोट कैविटी। ये क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ टू मिरर्स फेसिंग ईच अदर। ये दो मिरर्स के बिटवीन जो है ना, ये उनके फेस को बेसिकली जो एक दूसरे के, देखे ना, कंसिस्ट ऑफ टू, यानी कि ये दो मिरर है ना, इनके दरमियान ये जो आपके पास है ना, ये क्या कहलाती है, फैब्रिप्रोट कैविटी कहलाती है। ये देखो ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, ये मिरर ये मिरर, तो इन दोनों के फेसिस के बीच में ये आपके पास क्या आ रही है, कैविटी आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं जो कि क्या करती है, कैविटी इज टू इनहेंस द पाथ लेंथ। यानी कि इन दो मिरर्स के बीच में ये कैविटी, और इन दो मिरर्स के बीच में, इन दो मिरर्स के बीच में ये कैविटी, ये क्या करती है, ये इनहेंस करती है इस पाथ ऑफ लेंथ को, इस पाथ ऑफ लेंथ को। ये भी अच्छी बात है, ये आपने याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। नंबर 6 पे क्या है, फोटो डिटेक्टर। तो ये क्या करता है, मैयर द रिटर्निंग बीम्स डिटेक्टिंग द टाइनी फेज शिफ्ट। यही तो हमने देखना है कि जब दो वेव्स यहाँ पे आपस में सुपरपोज करेंगी तो यहाँ पे फेज शिफ्ट कितना आया है, उसी चीज को यहाँ पे आपने डिटेक्ट करना है। वो डिटेक्ट कर लिया तो बस फिर पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये फोटो डिटेक्टर का काम है। उसके बाद है नंबर 7 पे आर्म कैविटीज है, इनहेंस द लेजर लाइट इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी। इसका काम है कि ये लेजर लाइट को इनहेंस करता है, मतलब कि उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। ले जी, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, यहां से शॉर्ट एमसीक्यू आ सकता है। अब बताएगा इस इंटरफेरोमीटर की वर्किंग, इसका काम करने का तरीका। लेजर बीम इज स्प्लिट इनटू टू परपेंडिकुलर बीम, ये पता चल चुका है। ईच ट्रेवलिंग डाउन टू आइडेंटिकल पास, ये भी पता चल चुका है। द बीम बाउंस ऑफ मिरर एट द एंड्स ऑफ ईच आर्म एंड रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, ये भी हम डायग्राम में बता चुके हैं। वेयर दे आर कंबाइंड, जब वो कंबाइन होती है, कहां पे कंबाइन होती है, यहां पे आके कंबाइन होती है।
ऊपर से भी आई रिफ्लेक्ट होके ब्लैक वाली, इधर से इस मिरर से टकराने के बाद ये रेड वाली नीचे, यहाँ पे वो क्या होती है, कंबाइन होती है, सुपरपोज करती है, मिलती है। अच्छा जी, इट कॉज अ टाइनी डिस्टर्बेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स। हाँ, यहाँ पे देखें अब, टाइनी डिस्टर्बेंस, वो थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई इन द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर, रिजल्टिंग इन द फेज शिफ्ट बिटवीन द टू बीम्स। डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ कि उन दोनों बीम्स के बिटवीन जो फेज शिफ्ट है ना, उसमें क्या आ गया, हल्का सा चेंज आ गया। ठीक है, तो अब यहां से आगे करेगा बात के व्हेन द बीम रिकंबाइन, जब बीम्स रिकंबाइन हुई, दे क्रिएट एन इंटरफ्रेंस पैटर्न, तो फिर वहां पे क्या होगा, इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा। तो ये बात तो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई थी कि जब ये दोनों वेव्स यहाँ पे सुपरपोज मिले करेंगी, तो कहीं पे क्रॉस क्रॉस पे आ रहा होगा, ट्रफ ट्रफ पे आ रहा होगा, तो इंटरफ्रेंस तो पैदा हो गई। वो कहता है फिर आप यहाँ पे इंटरफ्रेंस का पैटर्न देखेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। विच इज मयर्ड बाय द फोटो डिटेक्टर, जो कि आप मयर कर सकते हैं फोटो डिटेक्टर की मदद से। द टाइनी फेज शिफ्ट कॉज्ड बाय द, ये चीज बेटे, ये चीज, द टाइनी फेज शिफ्ट, जो थोड़ा सा फेज शिफ्ट आया है, कॉज्ड बाय द, जो कि वजह बनता है ग्रेविटेशनल वेव्स अल्टर्स द इंटरफ्रेंस पैटर्न अलोंग द डिटेक्टर टू सेंस द वेव प्रेजेंस। अब यहाँ पे जो इंटरफेरेंस का पैटर्न बना है ना, उसकी वजह से वो कहता है जो टाइनी फेज शिफ्ट आया है, वो बेसिकली वजह बना है किसका, ग्रेविटेशनल वेव्स का। इसका मतलब वहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा हुई है। तो बेसिकली इन दोनों वेव्स के सुपरपोज करने से यहाँ स्पेस में क्या हुई है, हलचल मची होगी। उस हलचल मचने का नाम क्या है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा हुई होंगी। तो उन्हीं ग्रेविटेशनल वेव्स को वो कहता है फिर आप इंटरफेरेंस के पैटर्न में क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्टर हमने इसीलिए यूज किया है ना, तो उसको डिटेक्ट कर लेंगे। सही है, तो फिर वो कहता है टू सेंस द वेव प्रेजेंस, तो फिर आप सेंस कर सकते हैं कि वहां पे वेव्स प्रेजेंस है कि नहीं है, तो होगी, जारी सी बात है। ठीक है जी। फिगर 8.9 इज अ सिंपल फिगर ऑफ एन इंटरफेरोमीटर, बट इन रियलिटी इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। कहते हैं यहां पे तो आप देख रहे हो बहुत ही आसान और छोटी सी और बड़ी सिंपल आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, लेकिन असल में ना ये इंटरफेरोमीटर का जो सेटअप है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है, मुश्किल काम है इसको इस तरह से सेट करना। हर जगह पे आप रात देखें, ख्वाब, ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, सुबह उठ के आप कहें जी मैं ये सेटअप सारा लगाता हूं, तो बेटे ये आपके लिए ना इम्पॉसिबल है। तो ये मोर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी। ऑन 14 सितंबर 2015, ये देखो ये रिजल्ट आ रहा है, यहां से ये एमसीक्यू याद रखिएगा। 14 September 2015, the universe gravitational waves were observed for the very first time by LIGO। LIGO की मदद से पहली दफा उन्होंने 14 सितंबर 2015 को इन ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व किया। तो इसी को यूज करके, LIGO इंटरफेरोमीटर को यूज करके उन्होंने फर्स्ट टाइम 14 सितंबर 2015 को बेटे ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व किया। लो जी, कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अब रिजल्ट निकल आया है ना, तो बस इसको याद रखें। द ग्रेविटेशनल वेव्स विच वर प्रिडिक्टेड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये वही रिजल्ट है जो आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था। अच्छा जी, देखते हैं आगे। 100 years ago, 100 साल पहले जो आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था ना, वही चीज आज 14 सितंबर 2015 है ना, हाँ 2015 को उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया है। केम फ्रॉम द कोलिजन बिटवीन द टू ब्लैक होल्स, कि जब दो ब्लैक होल्स के बिटवीन कोलिजन होती है तो उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उस चीज का रिजल्ट अब जाकर उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया है। इट टुक, ये बात याद रखिएगा, इट टुक 1.3 बिलियंस ऑफ लाइट ईयर, ये ईयर साल नहीं है, लाइट ईयर यूनिट बेसिकली डिस्टेंस का, लाइट ईयर का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस। तो यहां पे आप देखें कि 1.3 बिलियन ईयर्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो कहता है it took 1.3 billion light of years for the wave to arrive at the LIGO detector in the USA। यूएसए में जो LIGO डिटेक्टर का सेटअप लगाया गया था, वहां से 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स, यानी कि इतना ज्यादा डिस्टेंस, उससे जो है ना वेव पहुंच रही है उस LIGO डिटेक्टर तक। यार ये तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा, ये तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, सालों के भी साल, सालों के भी साल, इतना आसान नहीं था। ठीक है ना, तो 1.3 बिलियन, अब आप समझ लें। तो अब यहां पे याद रखिएगा, देखें, टू ब्लैक होल्स, तो यहां पे बच्चे पूछ सकते हैं कि सर जी वो जो ब्लैक होल्स कोलाइड करें किए थे, उनका मैस कितना था, क्योंकि हम कह रहे हैं ना हैवी ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तो ब्लैक होल जाहिर सी बात है हैवी ऑब्जेक्ट है। तो याद रखिएगा, ये जो यहाँ पे दो ब्लैक होल्स आपस में टकराए ना, वो था एक का 29 सोलर मैस और दूसरे का 36।
तो 29 और 36 सोलर मास के जब ब्लैक होल्स ने टकराया, तब जहां पे ग्रेविटेशनल जो वेव्स प्रोड्यूस हुई उनको ऑब्जर्व किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये, बल्कि मैंने यहाँ पे आपको बता देना, ये देखें ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है ताकि भूल ना जाए ना चीज, 29 और 36। अब जब इनको आप एड अप करेंगे, कोलाइड करें, तो ये बनता है जी, एड अप करने से जब कोलाइड करेंगे ये दोनों ब्लैक होल्स, तो इनका जो मास है ना वो ऐड हो जाएगा। 29 प्लस 36 कितना होता है जी? 65। अब आप कहेंगे कि सर जी 65 मास इसका आ गया, सोलर मास, लेकिन याद रखिएगा जो वहां पे ऑब्जर्व किया गया वो था 62 सोलर मास। ठीक है ना? तो ब्लैक होल्स दोनों जब मिले तो उसका मास बन गया 62 सोलर मास। अब मास क्या हो गया? कम होना तो चाहिए 65, क्योंकि 29 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 65। लेकिन वो 65 नहीं था, वो कितना था? 62 सोलर मास था। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, याद रखें, एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है ना? अब इसका मतलब बाकी का मास किधर है? तो वो आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैटर एनर्जी में चेंज हो सकता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका मतलब वो जो एनर्जी है वो क्या है? ग्रेविटेशनल वेव। वेव क्या होता है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो बाकी का जो मास है ना, वो इसका मतलब वहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है ना? इस तरह से आपको पता चल गया कि हाँ, वाकई जब ब्लैक होल्स आपस में टकराएंगे तो वहां स्पेस के अंदर हलचल मची होगी, मतलब के रिपल्स बने होंगे, मतलब के ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा हुई होंगी। ठीक है ना? तो वाकई हुई थी। तो वहां पे उन्होंने फिर लिगो डिटेक्टर पे ये चीज डिटेक्ट कर ली। लेकिन ये आपने याद रखना है, इसको कितना देखें, इट टुक, ये लेता है 1.3 बिलियन लाइट ईयर फॉर द वेव्स टू अराइव, पहुंचने के लिए, वेव्स को पहुंचने के लिए, यानी कि इतनी ज्यादा दूरी, ये काफी ज्यादा टाइम है। ठीक है, डिस्टेंस है। अच्छा जी, डिस्टेंस का लाइट ईयर का यूनिट क्या होता है? लाइट ईयर का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, ये याद रख ले। अच्छा जी, ऑन देयर वर्क ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव्स। अब ये जिन्होंने ऑब्जर्व किया ना यूएसए में ये सेटअप लगा के, उनमें वो साइंटिस्ट के नाम बता रहे हैं। एक है जी आपके पास राइनर वेस, ठीक है, राइनर वाइस। उसके बाद बैरी सी बैरिश, ये के नहीं है, इसको एच बनाओ, ये एच है। ठीक है ना? राइनर वाइस, बैरी सी बैरिश एंड किपस्टॉन। ठीक है? तो ये आपके पास जो साइंटिस्ट हैं तीन। अच्छा, इसको ना पूरा नाम है किपथ्रॉन, 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 या इसको कुछ लोग पढ़ते हैं किप्सथ्रॉन। ठीक है? तो आप इसको पढ़ें किपेस्थ्रॉन। ठीक? रिसीव द नोबेल प्राइज इन 2017, 2017 के अंदर ना इनको आपने क्या दिया जी? नोबेल प्राइज। इनको नोबेल प्राइज मिला कि उन्होंने यूएसए के अंदर जो लिगो डिटेक्टर है उस पे उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व किया। ठीक है जी? अगली बात कहता है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वन ऑफ द टीम मेंबर, इनका एक और टीम मेंबर था, ये बात बड़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम क्या था बेटे? नरगिस मावलावाला। ठीक है, मावा लवाला, या इसको पढ़ ले मावल वाला, मावल वाला पढ़े। ठीक है ना? मावल, बल्कि उर्दू में लिख देता हूं, मावल वाला। ठीक है ना? तो नरगिस मावल वाला अ प्रोफेसर एट द एमआईटी। ठीक है जी? यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिलोंग्स टू पाकिस्तान। तो ये एक आपके पास लेडी थी नरगिस, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग कर रही थी, और ये उसके इंस्टीट्यूट का नाम है, उसमें वो प्रोफेसर थी। ये भी इनकी टीम का एक मेंबर थी। सही है? और ये बात उसने शुरू में आपको यहाँ पे भी बताई थी। ये देखें, ये वो माशाल्लाह लेडी बैठी है, डॉक्टर नरगिस। ठीक है? मावल वाला इज अ पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोफिजिक्स एट एमआईटी नोन फॉर द वर्क ऑन द ग्रेविटेशनल वेव्स, जिसने ग्रेविटेशनल वेव्स पे वर्क किया था। ठीक है जी? ये अच्छी इंफॉर्मेशन है, ये भी याद रखें कि चलो पाकिस्तान का नाम तो आया ना साइंटिस्ट में। लास्ट में है जी हमारे पास पैराग्राफ वर्गो डिटेक्शन। अब ये भी सिमिलर टू लिगो, वो कहता है ये जो वर्गो डिटेक्शन है ना, ये भी बिल्कुल सेम लिगो जैसा है। देयर इज एन अदर फैसिलिटी फॉर मेजरिंग द ग्रेविटेशनल वेव्स। तो इस वर्गो डिटेक्शन से भी आप क्या करते हैं? ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द वर्गो। ये क्या कहलाता है बेटे? वर्गो कहलाता है, विच वर्क्स अंडर द यूरोपियन ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटर। उसके बाद है जी Cassina near the Pisa, Italy. Virgo is also an interferometer with two arms of the 3 kilometer, whereas LIGO has 4 kilometer arms. ये 3 किलोमीटर, whereas LIGO has 4 किलोमीटर arm. उनके arms के अंदर थोड़ा सा different है, ये याद रखिएगा। Virgo is also interferometer with two arms of 3 kilometer.
जो विर्गो है ना, इसके अंदर आप देखें कि आर्म्स का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 किलोमीटर यूज किया जाता है, जबकि लीगो के अंदर जो है ना वो 4 किलोमीटर के आर्म्स यूज किए जाते हैं। ठीक, ये पीछे बता चुका हूं डायग्राम में। द विर्गो ऑब्जर्वेटर इज नेम्ड आफ्टर द विर्गो constellation which is visible in the night sky during the months of March, April, and May. The Virgo cluster is a group of about 1500 galaxies about the 50 million light years. ये देखो ना, MLYS मिलियन लाइट ईयर्स। ये अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है, बहरहाल इसको देख लीजिएगा, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। अवे, रिमेंबर वन लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस, मैंने पहले बता दिया कि लाइट ईयर का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। विच लाइट ट्रेवल्स इन वन ईयर, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 बिलियन किलोमीटर। बस यहां से ना आपने याद रखना है कि यहां से यहां तक ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट था, इसमें 2-3 एमसीक्यूज हैं, बेशक ये सारा छोड़ दें। अब यहां से याद रख लें कि वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 बिलियन किलोमीटर होता है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कहता है विर्गो हैज बीन इन्वॉल्व इन द डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव्स इवेंट्स विद द फर्स्ट डिटेक्शन इन 2017 में इसकी सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव से डिटेक्शन की गई है इससे। ठीक है जी, लो जी, टॉपिक खत्म हो चुका है, चैप्टर आपका क्लोज हो चुका है। अच्छी खासी इंफॉर्मेशन थी। अगर कोई बंदा ईमानदारी से एक एक लाइन पढ़े या फिर पढ़ाए तो फिर मुझे उम्मीद है कि बच्चों को 100% ये टॉपिक तैयार हो जाएगा और इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसमें देखें, जो चीजें तैयार करने वाली हैं वो मैंने बताई। इधर जो तैयार करने वाली चीजें थी वो आपको पता चली। 2-3 बातें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक ये वाला पॉइंट, एक ये साइंटिस्ट के नाम याद रखें, नोबेल प्राइज इनको मिला 2017 में, ये एमसीक्यू में आ सकता है। पाकिस्तानी जो यहाँ पे नरगिस थी, वो इन टीम का मेंबर थी, एमआईटी यानी कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर प्रोफेसर थी, ये बात आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें तो इस पूरे पैराग्राफ को हमने रीड आउट किया है। यहाँ पे अच्छी खासी इंफॉर्मेशन थी, वर्किंग थी ना बेसिकली इंटरफेरोमीटर की, कि कैसे आप ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। ये सेटअप के बारे में बताया कि उनके कंपोनेंट्स क्या क्या वर्क करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बताया है कि जो आपके पास लीगो है ये कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर से किस तरह से डिफरेंट है। उसके लिए 2 मेन पॉइंट्स थे, ये याद रखने आपने। उसके बाद यहाँ पे देखें पीछे, ये मेन फर्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, अगर लॉन्ग आता है तो ये सारी थ्योरी आप लिखेंगे। और ऊपर वाला जो स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन था, इसके ये पैराग्राफ आपको एमसीक्यूज बनवा दिए हैं। उससे पीछे आएंगे तो इस पेज के ऊपर देखें, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ये शॉर्ट क्वेश्चन था। ये बेशक दोनों पैराग्राफ छोड़ दें, अगर ये करना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज ये दोनों छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी बात हम शुरू में कर चुके हैं और एंड पे भी आ गई है, तो लिहाजा इसको बेशक छोड़ दें। अच्छा जी, इधर आ जाएंगे तो इधर आप देखेंगे कि ये हमारे पास बेसिक टाइप्स आ जाएंगी ग्रेविटेशनल वेव्स की। इसके अंदर स्टोकास्टिक है, बर्स्ट है और कॉम्पैक्ट बाइनरी इंस्पिरेशनल वेव्स हैं, कंटीन्यूअस हैं। ये 4 आपने याद रखनी है। ऊपर वाले पैराग्राफ ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से आपको एमसीक्यू शॉर्ट बनवा दिए हैं। उसके बाद ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी नासा वालों की, जो उन्होंने ब्लैक होल रिमिक्स का नाम दे के उन्होंने साउंड को सुना, पहली बार आवाज सुनी। और उससे पीछे आएंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आइंस्टाइन की प्रिडिक्शन के बारे में बताया गया है। और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जितना हमने पढ़ा है उस सारे का थम कर थीम बना के ना, थम नहीं थीम यानी कि निचोड़, वो यहाँ पे बयान किया गया है। अब आप इन 3 लाइनों को जरा गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ चुकी है कि ये क्या मतलब कर रहा है। अब पूरे टॉपिक को क्लोज कर रहा हूं सिर्फ एक लाइन के अंदर, कि जब 2 ब्लैक होल्स आपस में टकराएंगे तो वहां पे हलचल मचेगी स्पेस के अंदर। मतलब कि वहां पे उन ब्लैक होल के अराउंड सारी गैस होती है। ठीक है, उस गैस के प्रेशर की वजह से, यानी कि प्रेशर वेव्स की वजह से रिपल्स पैदा होते हैं। जहां रिपल्स पैदा हो तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि वहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हुई है। बस यही रिजल्ट है इसका। और उन ग्रेविटेशनल वेव्स को कैसे ऑब्जर्व किया गया है, इंटरफेरोमीटर का सेटअप लगा के, या कह लें लीगो लीगो इंटरफेरोमीटर को यूज करके वो ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्व की गई है, डिटेक्ट की गई है। ठीक है, वो कैसे किए हैं वो आगे साइंटिस्ट के नाम आ जाते हैं। बस ये 2 लाइनें याद रख लें, टॉपिक आपका खत्म हो गया। उम्मीद है कि आपको हर एक चीज क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।